हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने वाली हैं, जो अधिकांशतया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कंपटीशंस में पूछी भी जाती हैं। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। हमने कहा कि हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट। और यहां पर हमारे सामने चार यूनिट दी हुई हैं। पहली यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब, दूसरी यूनिट है हमारी पास्कल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तीसरी यूनिट है हमारी न्यूटन सेकेंड और चौथी यूनिट है हमारी पास्कल। और चार ऑप्शन है हमारे सामने कि ए में 1 और 2 मतलब कि ये दोनों यूनिट सेम है, 3 4 मतलब कि ये दोनों यूनिट सेम है, एंड 1 और 3 मतलब कि ये और ये यूनिट सेम है, और चौथा ऑप्शन कहता है ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम एक एक यूनिट को पहले तो खंगालना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं अपनी पहली यूनिट जो हमको दी हुई है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब। तो एक चीज हमको मालूम है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/सेकेंड, हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन पर सेकेंड। तो अगर हम देखें तो जब हमने यूनिट 1 को लिखा और यूनिट 3 जो है हमारी वो है न्यूटन सेकेंड, लेकिन हमारी यहां पर क्या आ रही है, न्यूटन पर सेकेंड। तो मतलब कि अगर यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 को सेम बोला गया है तो वो गलत हो जाता है। अब आते हैं इसी कन्वर्जन के ऊपर कि न्यूटन पर सेकेंड को हम और क्या लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से यहां पर मल्टीप्लाई करते हुए नीचे में हम सेकेंड लिख दे रहे हैं। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, और पास्कल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और चूंकि हम इसके पहली यूनिट के कन्वर्जन से होते हुए चल रहे हैं, तो पास्कल हो गया हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसमें ये पार्ट जो है हमारा वो साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस वजह से ये चौथी यूनिट तो सेम नहीं है। ठीक, तो अब बची कुछ यूनिट के ऊपर आएंगे, लेकिन हमको क्या पता पड़ गया यहां पर कि पहली यूनिट और तीसरी यूनिट, सॉरी, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट हमारी यहां पर सेम है। देखिए, पास्कल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पास्कल मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यूब। तो यहां पर 1 और 2 एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो गया। और चूंकि अगर हम पास्कल को देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसमें कम से कम सेकंड का कोई लेना देना नहीं आता, तो 3 और 4 ये भी सही नहीं है। तो मतलब कि यहां पर ऑप्शन बी भी गलत है, और चूंकि दो ऑप्शन यहां पर गलत हैं, तो और चारों यूनिट चूंकि अलग अलग नहीं है, दो यूनिट कम से कम सेम है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही है, जिसके हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड क्यूब और पास्कल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारी सेम यूनिट हैं, जिनको हम आपस में कन्वर्ट करके उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पे हमारे सामने दो लिस्ट दी हुई है जिनमें हमको उसको मैच करना है। लिस्ट 1 बोलती है कि ए कॉन्सेंट्रेटेड सगर सॉल्यूशन, बी उसका ऑप्शन है एयर, सी है उसका ब्लड, और चौथा है हमारा सीवेज स्लज। ठीक है, और लिस्ट बी में है हमारा पहला न्यूटोनियन फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, तीसरा है हमारा लेटेंट फ्लूइड, और चौथा है हमारा बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो यहां पर अगर देखिए, ये बात तो समझ में आ गई कि ये फ्लूइड टाइप्स हैं, और यहां पर लिस्ट 1 में उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो पहले अगर हमको लिस्ट 2 क्लियर होगी, तो ही हम इस चीज को यहां पर मैच कर पाएंगे। तो जैसे डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होते हैं कि शियर थिकनिंग फ्लूइड, मतलब कि जब शियर लगाया जाए तो वो थिक हो जाए। ठीक, और ये खूबी किस में होती है, सुगर सॉल्यूशन में।
ठीक है, तो अगर अभी हम इसको यहां पर एरो से जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, कि A3, और इसको नीचे लिख भी लेते हैं कि A का सही मैच है 3। अब उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, जो यहां पर हमारा दूसरे नंबर पे है, तो मतलब कि शेयर थिनिंग फ्लूइड, मतलब शेयर लगेगा तो वो थिन हो जाएंगे, मतलब वहां पे मूवमेंट आसानी से हो पाएगा, ठीक है, और विस्कोसिटी कम होएगी। तो वहां पर क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, ब्लड और मिल्क। तो यहां पर अगर हम दो से जोड़ना चाहें तो सी, ठीक है, ये यहां पर इसका एग्जैक्ट मैच हुआ, ठीक है। तो जब हम सी के को लिखेंगे तो सी का मैच क्या हो गया हमारा 2। अब अगले से में जैसे बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में बात करें, कि मतलब कि इसमें एक इनिशियल स्ट्रेंथ होती है जिसके बियॉन्ड डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जैसे अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ये इसके एग्जांपल हैं। तो यहां पर हमारे सामने बिंघम के बारे में बात करें तो डी का जो मैच है वो हुआ हमारा 4, ठीक है। और अब जब क्या कहते हैं हम बात करें कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को माने, फॉलो करें, उनको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहां पर बी का मैच हो गया हमारा 1। तो मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन किसका मैच है, डाइलेटेंट फ्लूइड का। एयर मैच है न्यूटोनियन फ्लूइड का। ब्लड मैच है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड का। और सीवेज स्लज स्लज मैच है हमारा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड का, ठीक। तो ये अगर कोई ऑप्शन हमारा हमको अपने मैचिंग में दिया जाता है तो वो सही ऑप्शन यहां पर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन भी हमारा कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला वाला था हमारा, ठीक है। और यहां पर हमको लिस्ट वन में फ्लूट टाइप दिया हुआ है और लिस्ट टू में उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो बड़ी सीधी बात है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हुआ, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को माने, जिसमें एयर और वाटर आता है। तो ए का मैच हो गया हमारा वाटर, ठीक है। तो मतलब इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ए का मैच हो गया हमारा वाटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो जो इसके एग्जांपल्स होते हैं उसमें ऑयल पेंट, टूथपेस्ट, ये सब आता है। तो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बी, बी का मैच हो गया हमारा ए। तो बी का मैच हो, ए नहीं, बी का मैच हो गया हमारा 1, ठीक है। अब तीसरे उस पर आते हैं जिसको कहते हैं थिक्सोट्रोपिक। तो थिक्सोट्रोपिक जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो एग्जांपल है वो बड़ा सिंपल था, प्रिंटर्स इंक। तो यहां पर सी का डायरेक्ट मैच हो जाता है हमारा 4, सी का मैच हो गया हमारा 4। और सूडोप्लास्टिक के बारे में हमने पहले बात कर ली, ठीक है, कि सूडोप्लास्टिक कौन से होते हैं जिसमें स्टार्ट मतलब शेयर की वजह से थिनिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसमें ब्लड और मिल्क आते हैं। तो डी का हमारा मैच हो गया 3। तो डी का मैच हो गया हमारा 3। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिया जाता है तो वो हमारा सही ऑप्शन होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल वाटर, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल ऑयल पेंट, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड का एग्जांपल प्रिंटर्स इंक, और सूडो प्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल हमारा ब्लड, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्लूइड्स, जिसमें ग्लिसरीन, सॉलिड ऑफ क्ले इन वाटर, मोलेसिस, ब्लड और केरोसिन है। अब इसमें क्या है कि हमको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अपने चूज करने हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड चूज करने के लिए पहले तो हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मालूम होनी चाहिए, विच सेज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, ब्लड, फिर मोलेसिस ऑफ स्लरी ऑफ क्ले इन वाटर प्रिंसिपली, ठीक है ना। जो पहले तीन एग्जांपल हमको बताए जाते हैं, हमको समझ में आते हैं, सिखाए जाते हैं, उनमें ब्लड, मोलेसिस और स्लरी ऑफ क्ले इन वाटर, मतलब 2, 3 एंड 4। तो यहां पर क्या 2, 3 एंड 4, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही ऑप्शन निकल करके आता है। नॉन न्यूटन फ्लूइड्स के एग्जांपल हैं स्लरी ऑफ क्ले इन वाटर, मोलेसिस और ब्लड। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये हमारा यहां पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हमको यहां पर सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि गिवन म्यू इज इक्वल टू 0.06 पॉइंट, रो इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वैसे तो अगर कन्वर्जन छोड़ दिया जाए
तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है? न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो म्यू हमको यहां पर गिवन है, रो हमको यहां पर गिवन है, और म्यू निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट कन्वर्जन को हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि म्यू हमको गिवन है कितना? 0.06 पॉइज। अब जब हम इसको एमकेएस यूनिट्स में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.06 अपॉन 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो रो है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हमको इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करना होगा किसमें? सीजीएस यूनिट्स में। तो जब हम बात करें यहां पे, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब हम किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम्स, ठीक है, और ग्राम करके लिख लेते हैं, और 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब हम इस यूनिट को यहां पर कन्वर्ट करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1000 ग्राम्स हमारा पहले ही आ चुका है, इंटू 100 सेंटीमीटर हमारा पहले ही आ चुका है, अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पर पहले ही आ चुका है, और यहाँ पर हमको सेकेंड तो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और मीटर स्क्वायर मतलब 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जब ये देखेंगे भाई क्या क्या चीज कैंसिल आउट होनी है, क्या क्या चीज वहां पर हमारी बच रही है, तो यहाँ पर दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास बचता है वो 10 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ बच रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जब हम इसको सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 ग्राम्स सेकेंड पर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेकेंड तो यहां से हट जाएगा, सॉरी, तो ग्राम पर सेकेंड सेंटीमीटर, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कहते हैं, हम इसको जिसको जी से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा 10 है या 9.81 है, इस चीज का हमको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम 10 के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, और 9.81 से करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक, तो जब हम इसको फर्दर करेंगे, आगे की तरफ सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये क्या निकल करके आ जाएगा हमारा? न्यू के केस में 0.06 इंटू 10 अपॉन 10, जैसे हमने उसको वहां पर लिखा हुआ था, एंड दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 0.9, जो हमको वहां पर सीजीएस यूनिट्स में क्या कहते हैं, डेंसिटी दी हुई थी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, और यहां से जो हमारा आंसर निकल करके आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0.067। ठीक है, और जब हम 9.81 से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर है दैट इज गोइंग टू बी 0.0654, और इसको करने के लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, सो डू नॉट हेजिटेट टू यूज कैलकुलेटर। ठीक है, और जो इसकी यूनिट्स रहेंगी सीजीएस में ही रहेंगी, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इनटू सीजीएस। ठीक है, और आई सपोज कि जो हमको कैलकुलेट करना था स्ट्रोक्स में करना था, तो डायरेक्ट कन्वर्जन इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक्स ओनली। ठीक है, तो यहां पर जब हम करें तो 0.067, जो हमारा ऑप्शन डी है, दैट इज द क्लोजेस्ट वन एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर इन दिस केस। ठीक है, 0.067। ऑलराइट, सो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर इज अबाउट। ठीक, ए 65 टाइम्स, बी 50 टाइम्स, सी 60 टाइम्स एंड डी 55 टाइम्स। इसके लिए सबसे पहले हमको विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एयर की और वाटर की पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन खत्म, और वैसे तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो सबको मालूम होगी, तो बहुत ही बेहतर है। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर दैट इज 8.90 into 10 to power -4 पास्कल सेकेंड, और
viscosity of air is 1.81 into 10 to power minus 5 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो अब हम विस्कोसिटी दोनों के उसका कंपैरिजन करें तो 8.90, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.81, जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाता है 49.17। और जो हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन यहां पर इस केस में हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 50 टाइम्स, विच इज हियर आवर ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर हमको दोनों की विस्कोसिटी मालूम है तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमको सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है। ठीक, और हम ये जानते हैं कि 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 90 के आसपास का आंसर हमारा आ ही जाता है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से इसको क्या कहते हैं, अपने फंडे से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 50 के आसपास का आंसर है वो सीधे सीधे दिखाई देता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है भाई, दो, लेकिन हाँ, ये जो डेटा मतलब क्या कहते हैं दोनों की विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है, पास्कल सेकेंड में, वो हमको मालूम होनी चाहिए। दैट इज अ मस्ट, अदरवाइज हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज percentage change in density of gas when it is compressed isothermally from 1000 एटमॉस्फेयर टू 1000.1 एटमॉस्फेयर? तो एक चेंज आ रहा है यहां पे, मतलब कि हमने कहा कि डेंसिटी जो कंप्रेस्ड मतलब कि एक तरीके का जो प्रेशर का चेंज है हमको उसके हिसाब से, ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है तो मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है। तो डेल्टा पी यहां पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 0.1 एटमॉस्फेयर का चेंज है। तो बेसिक से पहले इसको शुरू करते हैं। पी इज इक्वल टू रो आर टी, ये हमको जो गैस फॉर्मूला है वो हमको मालूम है। ठीक, अब इस केस में जब हम बात करें कि चेंज हो रहा है डेंसिटी और प्रेशर के बीच में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो आर टी को हम साइड में कर लेते हैं और डेल्टा रो, मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू आर टी डेल्टा रो। अब हम जब इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो पी अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू या डीपी इज इक्वल टू रो अपॉन डी रो, इस तरीके से कुछ हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, डेंसिटी में कितना चेंज आने वाला है ये हमको वहां पर निकालना है। ठीक, तो डेंसिटी के केस में बात करते हैं तो सॉरी, डी रो अपॉन रो दैट विल बी इक्वल टू डी पी अपॉन पी। ठीक है, उसी के टर्म्स में ही आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट इसकी मैं पूंछ लंबी कर दूं सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे कि रो क्या है और पी क्या है। अब पी में चेंज कितना आ रहा था, हमको हाँ निकालना है परसेंटेज चेंज। तो एक काम और करते हैं, पहले यहां पे हम इसको डी रो अपॉन रो इंटू 100, अब परसेंटेज आ गया, डी पी अपॉन पी इनटू 100, अब ये परसेंटेज आ गया। तो 0.1 और इनिशियल था 1000, जो चेंज आया था डीपी वो 0.1 और जो इनिशियल था वो था हमारा 1000, और इसको हमको क्या कहते हैं परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे दो जीरो कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 0.01%। ठीक है, और ये है हमारा ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट वन। फिर से हम चलते हैं कि अगर किसी को समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि यहां पर कह रहा है कि आइसोथर्मली मतलब कि टी कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई सोच रहा हो कि हमने यहां पर इसको अलग क्यों कर दिया, टी को क्यों नहीं है, तो क्योंकि आइसोथर्मल है इसलिए आर तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, टी भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बात करते हैं, कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो अब हमने क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू रो आर टी, पहले तो इसको लिख लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको चेंज की बात करें तो डिफरेंशियल, तो dp इज इक्वल टू डी रो आर टी हो गया। तो जब हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन वन, ठीक है, इसको कह सकते हैं इक्वेशन टू। ठीक है, तो वन डिवाइडेड बाई टू मतलब डीपी पी अपॉन डीपी
इज इक्वल टू रो अपॉन डी रो। अब हमको निकालना क्या है, डी रो अपॉन रो। तो मतलब कि डी रो अपॉन रो मतलब डीपी अपॉन पी, और परसेंटेज में चूंकि निकालना है तो डी रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डीपी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, तो डीपी है हमारा जिसको हमने डेल पी यहाँ पे निकाला हुआ, डेल्टा पी निकाला हुआ 0.1, तो 0.1 हमने लिख दिया। इनिशियल वैल्यू प्रेशर की थी 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 लिख दिया, और 100 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज आया 0.01%। ठीक है, आई होप कि अब ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट du over dy 10 to power -1 and kinematic viscosity is 0.07 स्टोक्स, और रो की वैल्यू हमको गिवन है यहां पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है और रो की वैल्यू गिवन है। अब इनसे ही कहीं ना कहीं हमको म्यू निकलने वाला है और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमको वहीं पर पता पड़ने वाली है। तो बेसिक से पहले शुरू कर लेते हैं और धीरे धीरे करके क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की की कोशिश करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूले पे बात करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, अब अगर हमको म्यू निकालना है तो म्यू निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, रो न्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो अब जब हम इसको 0.07 स्टोक्स लिख रहे हैं तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना है, और जो रो की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है उसको भी कन्वर्ट करना है। तो जब दोनों चीजों को कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है, तब हमको जाकर के पता पड़ेगा कि वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है। ठीक, तो जब वैसे तो क्या कहते हैं स्टोक्स का सिंपल कन्वर्जन है 10 टू पावर -4 से कर देंगे। ठीक, तो हमको वहां पर एमकेएस में हमारी यूनिट्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात है, जो इसको कन्वर्ट करेंगे तो बड़ी सीधी बात है 10 टू पावर 3, इसको हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम पर सीसी है, तो ये एक तरीके से वाटर हो गया, जिसकी यूनिट एमकेएस में 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, और जब अब हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हाँ कन्वर्ट कर लिया है, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है डी यू ओवर डी वाई से। ठीक है, और यहां पर जो ये लिखा हुआ है, ये जो ये निशान है वो यहां पर होना चाहिए -1 पर सेकेंड में, और इसकी वैल्यू है हमारी 10 पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारा 10 टू पावर 4 होगा 10 टू पावर -4। ठीक है, तो हमने जब इसको लिखा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए चूंकि, तो 0.07, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको करते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया है, ठीक है, तो इसको फिर से कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो कांस्टेंट डी यू ओवर डी वाई है वो हमारा 10 पर सेकेंड है। ठीक है, 10 पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी हमारी 0.07 स्टोक्स, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा एमकेएस यूनिट्स में। रो हो गया हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो एक तरीके से हम वाटर का लेकर के चल सकते हैं। तो अगर वाटर के डेंसिटी की हम बात करें एमकेएस यूनिट्स में, तो वो होती है हमारी कितनी, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और अगर इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो 1 इंटू ग्राम को 1/1000 इस तरीके से लिखेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब है तो वहां पर 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 इस तरीके से हो जाएगा। तो 1000 हुआ तो ये 1000 निकल करके आ जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल कन्वर्जन है जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको लिखा और यहाँ पर 10 के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो बाकी जो भी कैलकुलेशन था उससे हमको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर अ प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 0.5y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, where u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate, if the dynamic viscosity is 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू तो यहां पर हमको गिवन हो गई 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस एट 0.2 मीटर फ्रॉम द बाउंड्री। तो शेयर स्ट्रेस निकालना मतलब टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स फिट इन कि क्या कहते हैं, म्यू तो हमको दिया हुआ है। ठीक, अगर डी यू ओवर डी वाई
पता पड़ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि डी वाई क्या है। ठीक है, तो डी वाई की वैल्यू भी हमको यहाँ पर दी हुई है, देखिए 0.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.20 मीटर्स। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर यू के केस में। ठीक है, तो यू हमारा गिवन है 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म्स में तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 माइनस 2y। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है चूंकि यहाँ पे, ठीक, तो वो वैल्यू हम रख देंगे। y की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 0.2, तो सीधे सीधे हमको dy मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे dy ना बोल करके y सीधे बोल रहे हैं क्योंकि वो डिस्टेंस हमको मालूम है, तो du और dy हमको सीधे सीधे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.2, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1 पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जब हम इसको अब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि हमको निकालना था टाउ। ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमको मालूम है 0.9। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और अभी जस्ट हमने डी यू और डी वाई निकाला हमने 0.1, तो इससे जो हमारी टोटल वैल्यू मिल करके आई वो आई 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब हम अपने क्वेश्चन में चेक करें तो 0.09। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन डी ऑप्शन में ऑलमोस्ट सेम डिजिट्स हैं, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इस चीज को कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो कर रहा था जिसमें था u इज इक्वल टू 0.5 y माइनस वाई स्क्वायर, तो डी यू ओवर डी वाई 0.5 माइनस 2y हो गया, और y की वैल्यू जिसको हम पहले dy लिख रहे थे y की वैल्यू हमको 0.2 यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, और डायनामिक विस्कोसिटी जो म्यू है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी गिवन है। ठीक है, तो जब हमने डी और डी लिखा और y की वैल्यू को हमने 0.2 रखा, तो वहां से डी और डी हमारा निकल करके आ गया 0.1 पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू हमको 0.9 मालूम थी, तो जब हमको टाउ कैलकुलेट करना हुआ, ठीक, तो हमने उसी वैल्यू को दोनों को रख दिया, और टाउ की वैल्यू हमारी आ गई 0.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज 0.5 पॉइज। ठीक है, तो अब ये तो हम लोगों को गांठ बांध करके रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो पॉइज को कन्वर्ट करने के लिए हमको तैयार रहना है। ठीक है, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5। चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी दे दी उन्होंने। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड इन स्टोक्स इज, जैसे पिछले हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन हमको यहाँ पर दोहराना है, वही क्वेश्चन हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करें रो के बारे में, पहले तो रो कैलकुलेट कर लें। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 0.5 है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये होगी हमारी 500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और जब हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करें, क्योंकि स्टोक्स में निकालनी है हमको सीजीएस, तो ये हो गई, आगे हमको फिर से इसको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.5 ग्राम पर, आई एम राइटिंग इट एज सीसी, मतलब कि क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारी डेंसिटी आ गई। अब हम बात करते हैं म्यू के केस में, तो म्यू है हमारा 0.5 पॉइज। ठीक, तो 0.5 बाई 10, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर कन्वर्ट करने को जाएंगे तो हमको ये मालूम था कि 10 का एक फैक्टर वहां पर आ रहा था जिससे हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये जब हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में तो ये हमारी वैल्यू वापस से हो जाएगी 0.5। ठीक है, और जब हम फर्दर इसको अपने फॉर्मूले में रखेंगे म्यू अपॉन रो, तो ये आ गई है हमारी इसको मैं चेक कर लेता हूं, जो भी हमारी यूनिट पीछे आई हुई थी, दैट वन, ग्राम्स पर सेकेंड सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये निकल करके आ रही थी। ठीक है, तो ये आई 0.5
रो आया हमारा 0.5, मतलब कि यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमारी वैल्यू हो गई 1, और ऑप्शन सी इस केस में यहाँ पर हो जाता है सही। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 0.5 मालूम थी, उससे हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी हमको मालूम थी यहाँ पर, उससे हमने डेंसिटी कैलकुलेट करी और उसको कन्वर्ट कर लिया सीजीएस यूनिट्स में। उसके बाद जो हमको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी मिली हुई थी, उसको भी हमने सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी वो स्टोक्स में चाहिए थी। उसके बाद फार्मूला लगा दिया न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, तो 0.5/0.5, और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 1, ठीक, जो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये उम्मीद करते हुए कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ग्लिसरीन स्पेसिफिक वेट 1260 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डायनामिक विस्कोसिटी 8 into 10 to power minus 2 kilogram second per meter square is spread freely to a thickness of 1 mm between a bottom stationary plate and top movable plate of 10 centimeter square area. The top plate is to be moved at a uniform speed of 1 meter per second. The force to be exerted on the top plate is, देखिए सबसे पहले तो अपना जो बेसिक न्यूटन स्लॉफ विस्कोसिटी है उसको लिख लेते हैं, du/dy। ठीक, अब यहां पर हमको ये समझना होगा स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A म्यू du/dy। F की वैल्यू निकालनी है, तो F इज इक्वल टू, और F हमको साफ साफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो हम स्पीड निकाल रहे हैं लेट्स से कि हम उसको निकालेंगे अपने MKS यूनिट्स में, तो यहाँ पर जब हमको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है तो हम इसको लिख लें 10 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, अब आते हैं म्यू के ऊपर। म्यू हमको ऑलरेडी गिवन है किस यूनिट में, MKS यूनिट में, तो उसके ऊपर बॉदरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, 8 इंटू 10 टू पावर -2 ऑलरेडी गिवन है, उससे उससे प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, अब हमको जिस चीज की जरूरत है वो है क्या, du/dy। ठीक है, अब ये है कि स्पीड फ्री 1 mm, ठीक है, और वेलोसिटी है हमको इतनी 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम डेल्टा यू के बारे में बात करें या डी यू के बारे में बात करें तो वो कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टेशनरी शुरू हो रहा है। थिकनेस जो है हमारी डी वाई की जब बारे में बात करें, ठीक है, इसको डी यू के जगह डी यू लिख लेते हैं, ठीक है, डेल्टा की जगह पे, और ये हो गई हमारी 1 mm, मतलब कि 10 टू पावर -3 मीटर्स। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 टू पावर -3। ठीक है, सो अब जब हम इसको 3 को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, और पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको अपना आंसर क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू 0.08 किलोग्राम। ठीक है, ये 3 ऊपर लेकर के गए तो यहाँ पर टोटल 6 था, ठीक है, तो 3 हुआ तो -3 बचा यहाँ पे, और ये 10 था तो -2 बचा, तो 8। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से कुछ लिख लें, 8 इंटू 10 टू पावर -2 किलोग्राम्स, जो हमको सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर इसको कन्वर्ट करके हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने सिंपल लिख दिया F इज इक्वल टू 0.08 किलोग्राम्स। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 3/4 y माइनस वाई स्क्वायर। u जो हमको यहाँ पर गिवन है दैट इज 3/4 y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और use the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate, and mu for the given fluid is 0.84 Newton second per meter square. The shear stress at a location 0.3 meter above the plate is k times the shear stress at a location 0.2 meter above the plate. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कि हमको टाओ की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात, दो अलग अलग जगहों पे, और उनका आपस में कंपैरिजन करना है।
ठीक है। तो म्यू की वैल्यू तो हमको मालूम है, उसको उसके ऊपर क्या चेंज आएगा ये हमको जरूर देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर हमको यू की वैल्यू मालूम है तो हम क्या करें कि डी यू ओवर डी वाई पहले कैलकुलेट कर लें। तो 3/4 माइनस 2y इतना आया। तो जब हम डी यू ओवर डी वाई को करेंगे .2 के लिए, ठीक है, तो 3/4 माइनस 2 × 0.2 मतलब कि ये हो गया तुम्हारा 0.75 माइनस 0.4, टोटल मिला करके हो गया 0.35। ठीक है। अब जब हम सेम काम डी यू ओवर डी वाई 0.3 के लिए करेंगे, 3/4 माइनस 2 × 0.3, तो 0.75 माइनस 0.6, तो ये हो गया हमारा 0.15। तो टाउ इज ए कांस्टेंट। तो अब एक काम करते हैं, इसको सिंपल इस तरीके से लिख लेते हैं कि कंपैरिजन करना है तो शेयर स्ट्रेस एट .3, ठीक है, और शेयर स्ट्रेस एट .2, ठीक है, और हमने क्या लिखा हुआ है कि 3 इज के टाइम्स के टाउ 0.2, तो के इज इक्वल टू टाउ 0.3 डिवाइडेड बाई टाउ 0.2, ठीक है। तो 0.3 की वैल्यू आई है हमारी 0.15, और यहां पर 0.2 की वैल्यू आई हुई है हमारी 0.35। तो जब हम इसको कन्वर्ट करें तो ऑफ कोर्स दिस विल बी सिंपली 3/7, ठीक है। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमने भाई विस्कोसिटी को तरजीह क्यों नहीं दी, तो कहीं पर कोई चेंज नहीं है विस्कोसिटी का, ठीक है। जैसे du की वैल्यू du और dy आई, तो अगर हम टाओ को यहां पर रखने की कोशिश करते, कहीं पर भी म्यू की कोशिश करते, तो क्या होता कि टाओ के कंडीशन में, केस में, ठीक है, म्यू म्यू दोनों तरफ से पहले कैंसिल आउट हो जाता। और जिस फैक्टर के ऊपर ये हमारी वैल्यू डिपेंड करने वाली थी वो थी हमारी du ओवर dy, जिसके ऊपर चेंज ऑलरेडी कहीं पर लिखा हुआ है कि 0.3 शेयर स्ट्रेस, 0.2 शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी है तुम्हारी वो कांस्टेंट हो गई ऑलरेडी। म्यू जो है वो हमारा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस के हिसाब से ये चीज हमको निकल करके आएगी कि y के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो 0.2 के ऊपर स्ट्रेस अलग है, 0.3 के ऊपर स्ट्रेस अलग है, और k की वैल्यू हमको उसी रेशियो के हिसाब से निकालनी है, मतलब कि k इज इक्वल टू टाउ एट 0.3 डिवाइडेड बाई टाउ एट 0.2, ठीक है। और ये वैल्यू आई हमारी 3/7, और यहां पर जो हमारा ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट वन। हाँ, हमको ये जरूर देख लेना है कि यहां पर लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उसके हिसाब से हमको आंसर देखना है, बिकॉज ऑप्शन ए हमारा 7/3, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और ये जो सेंटेंस है हमारा, द शेयर स्ट्रेस एट लोकेशन 0.3 अबव मीटर अबव द प्लेट इज के टाइम द शेयर स्ट्रेस एट द लोकेशन 0.2 मीटर अबव द प्लेट, ठीक। तो उसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है क्या, ऑप्शन सी 3/7। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को देखना, लाइक करना, लोगों के साथ में शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको सब्सक्राइब कराना हमारे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।